हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइसैकेराइड को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज के लेक्चर में हम पॉलीसैकेराइड शुरू करने वाले हैं और पॉलीसैकेराइड के अंदर हम सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पॉलीसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे मोनोसैकेराइड एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। पॉलीसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे मोनोसैकेराइड, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो मोनोसैकेराइड के होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा तादाद में जुड़े हुए होते हैं। और कौन सी लिंकेज के जरिए से जुड़े हुए होते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो या तो स्ट्रेच चेन में होंगे, अगर आप देखें तो या तो वो स्ट्रेच चेन में इस तरह से अनब्रांच्ड होंगे, स्ट्रेच चेन में पाए जाएंगे, जिसमें मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो ये वाले मोनोसैकेराइड एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए होंगे। या जो पॉलीसैकेराइड होगा वो कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा। ठीक है, उनके अंदर ब्रांच्ड पाई जाएगी। ठीक है, तो जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो या तो स्ट्रेच चेन में होंगे या कैसे होंगे? ब्रांच के फॉर्म में वो पाए जाते होंगे। पॉलीसैकेराइड की जो एग्जाम्पल है उसमें आता है सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। चलिए अभी देखते हैं कि सेलुलोज की स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से होती है। देखिए, सेलुलोज एक स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज एक स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है जिसका फॉर्मूला होता है C6H10O5। देखिए, हम जितने भी पॉलीसैकेराइड देखने वाले हैं इन सबका यही फॉर्मूला होगा C6H10O5 और ब्रैकेट के बाहर N। चूंकि ये पॉलीसैकेराइड है, मतलब ये वाला जो यूनिट है वो यूनिट बहुत ज्यादा, ये वाला जो है ये मोनोसैकेराइड है और वो बहुत ज्यादा तादाद में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो इसीलिए हम इसके लिए बाहर क्या लिखने वाले हैं? N लिखने वाले हैं। ठीक है, तो जो सेलुलोज है, सेलुलोज का फॉर्मूला होता है C6H10O5 ब्रैकेट के बाहर N। ठीक है, अब चूंकि ये पॉलीसैकेराइड है इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटे छोटे मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ होगा। और सेलुलोज जिस मोनोसैकेराइड से बना हुआ होता है वो होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। जी हाँ, जो सेलुलोज होता है अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर के अंदर तो ये सेलुलोज जो है ये इसके अंदर जो मोनोसैकेराइड, ये तमाम के तमाम मोनोसैकेराइड बीटा डी प्लस ग्लूकोज होते हैं। और ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये जो मोनोसैकेराइड हैं वो एक दूसरे से जो लिंकेज के जरिए से जुड़े हुए होते हैं, ये लिंकेज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती हैं। सेलुलोज में जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब इसको बीटा 1,4 क्यों कहते हैं ये हम आगे चल के देखेंगे। देखिए, जो सेलुलोज होता है वो खास तौर से कंपोनेंट होता है जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ये इन्हीं का एक खास कंपोनेंट है। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती हैं वो सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई होती हैं। जी हाँ, जो अगर आप देखोगे तो ये जो सेल बना हुआ है ये सेल प्लांट का है, तो इसकी जो सेल वॉल है यही सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज फाइब्रिक से। ठीक है, तो ये जो है एनिमल्स का खास कंपोनेंट नहीं है। सेलुलोज एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन खास तौर से ये जो कंपोनेंट पाया जाएगा ये प्लांट के अंदर पाया जाएगा। जो सेलुलोज है वो कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। और प्लांट्स में भी कहाँ होता है? उनकी जो सेल वॉल होती हैं, प्लांट की जो सेल वॉल होती हैं वो सेलुलोज फैब्रिक से बनी हुई होती हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब हम देखने वाले हैं कि सेलुलोज के स्ट्रक्चर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए, सेलुलोज मैंने कहा कि एक स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड होता है जिसमें जितने भी मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं वो तमाम के तमाम मोनोसैकेराइड यूनिट बीटा डी प्लस ग्लूकोज होते हैं।
कौन होते हैं? सबके सब बीटा डी प्लस ग्लूकोज होते हैं और वो तमाम की तमाम बीटा डी प्लस ग्लूकोज एक दूसरे से बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हम इसलिए कहने वाले हैं इसको, या इसलिए इसको हम बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं क्योंकि एक बीटा डी प्लस ग्लूकोज का जो कार्बन होता है वो पहले नंबर का कार्बन होता है और दूसरे जो ग्लूकोज होता है उसके चौथे नंबर का कार्बन एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। चलिए देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसके बाद ये लिंकेज को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि सेलुलोज का स्ट्रक्चर आप किस तरह से ड्रॉ करोगे, तो आप सेलुलोज के स्ट्रक्चर जो जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से आप बहुत ही आसानी से सेलुलोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, मैंने आपको कहा कि जो सेलुलोज होता है वो बीटा डी प्लस ग्लूकोज से बना हुआ होता है। मतलब इसमें जितने भी हम यूनिट बनाने वाले हैं वो तमाम के तमाम यूनिट कौन से होंगे? बीटा डी प्लस ग्लूकोज ही होंगे। अब देखिए, चूंकि ये पॉलीसैकेराइड है मतलब इसमें बहुत सारे यूनिट होंगे। अब मैं बहुत सारे यूनिट होंगे तो मैं सब के सब तो जो है आपको यूनिट बना के नहीं बता सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ 3 यूनिट आपको बना के बताऊंगा और जो है वो कंटिन्यूअसली उसी तरह से वो तमाम के तमाम यूनिट एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ये अंडरस्टैंड करने जो है ये अंडरस्टूड बात है कि तमाम के तमाम हम यूनिट जो है इसको रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते हैं ना, तो मैं कुछ ही यूनिट आपको बना के बताऊंगा और वही यूनिट आपको उसी तरह से 3 या 4 यूनिट ही आपको बनाना है। ठीक है, तमाम यूनिट आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो स्ट्रक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तकरीबन 1000, 1500 या उससे भी ज्यादा जो है वो यूनिट सेलुलोज के अंदर पाए जाते हैं। जो मोनोसैकेराइड यूनिट जो होते हैं वो कई ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। देखिए, सेलुलोज में जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो कौन होते हैं? बीटा डी प्लस ग्लूकोज होते हैं। तो हम जो है क्या बनाएंगे? बीटा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस तरह से पायरानोज स्ट्रक्चर बनाओगे ग्लूकोज का। ठीक है, ये हो गया एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसी तरह से इसके अंदर चूंकि ये कौन है? बीटा डी प्लस ग्लूकोज है। ठीक है, तो इसके अंदर OH कहां कहां होंगे? बोलिए, जितने भी बनाने वाले हैं सबके अंदर ऊपर नीचे ही OH होने वाले हैं। ठीक है, जो OH होगी इससे जुड़े हुए होंगे, पहले नंबर का कार्बन का OH ऊपर होगा, दूसरे नंबर के कार्बन का OH नीचे होगा, तीसरे नंबर के कार्बन का OH ऊपर होगा, चौथे नंबर का कार्बन का OH नीचे होगा। ये स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में ही याद कर लिया था। इसकी ट्रिक मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि बीटा डी प्लस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आप किस तरह से याद करोगे। ठीक है, नहीं अगर लेक्चर को देखा होगा तो पहले वो प्रीवियस लेक्चर में देख लें आप। तो चलिए बताइए, अब इसका जो है OH कहाँ होगा? पहले नंबर का कार्बन, ये जो कार्बन है ये पहले नंबर का कार्बन है। ठीक है, ये दूसरे नंबर का कार्बन, तीसरे नंबर का कार्बन और ये चौथे नंबर का कार्बन है। तो पहले नंबर का कार्बन जो होता है, ये वाला जो कार्बन होता है, इसका OH कहाँ है? बोलिए, ऊपर है। अब चूंकि पहले नंबर का कार्बन का OH ऊपर रहने वाला है, ठीक है, लेकिन ये लिंकेज में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है उसमें ये पार्टिसिपेट करने वाला है, तो हम वो OH को लिखेंगे नहीं। चलिए अब दूसरे नंबर के कार्बन का OH हम लिख लेते हैं। दूसरे नंबर का कार्बन का OH कहाँ होता है? नीचे होता है, तो ये लिख लिए नीचे। ठीक है, फिर कहाँ होगा? ऊपर। और फिर कहाँ होगा? अब ये यहां जो OH हैं वो आप याद रखें कि ये OH किसी न किसी के साथ क्या कर रहा होगा? लिंकेज बना रहा होगा। तो आप OH को पूरी तरह से नहीं लिखोगे, ये कंटिन्यूसली किसी न किसी, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड है मतलब ये OH जो इसका जो चौथे नंबर का कार्बन का OH है वो किसी न किसी के साथ क्या कर रहा होगा? लिंकेज बना रहा होगा। तो पूरे OH को आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ वहां क्या लिखेंगे आप? O लिख देंगे और उसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? किसी न किसी के साथ जो है वो लिंकेज बना रहा होगा। ठीक है, अब आप यहां क्या लिख देते हो? फिर उसके बाद CH2OH लिख देते हो। ठीक है, और बाकी सब जगह हम क्या लगा देंगे? H H H H H। ये इसका एक मोनोसैकेराइड तैयार हो गया है। ठीक है, इसी तरह से अब हम दूसरा मोनोसैकेराइड तैयार करेंगे। चलिए, आप क्या करोगे? आप एक पायरानोज स्ट्रक्चर बना लोगे, ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। ठीक है, ये ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर तैयार हो गया।
ठीक है। अब इसके अंदर भी OH लगाएंगे हम, तो OH उसी तरह से लगाएंगे जिस तरह से हमने पहले लगाया है, ठीक है, ऊपर नीचे, क्योंकि सबके सब यूनिट कौन से हैं, बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज में OH कहां होता है, ऊपर नीचे होता है। तो चलिए बना लेते हैं। देखिए ये वाला जो कार्बन है इसका पहले नंबर का कार्बन है, ठीक है, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का। पहले नंबर के कार्बन का OH कहां है, ऊपर होगा, लेकिन वो OH किसी न किसी के साथ लिंकेज कर रहा होगा, तो हम उसको बनाने वाले नहीं हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कार्बन का OH कहां होगा, नीचे फिर ऊपर, ठीक है। अब इसका जो चौथे नंबर का कार्बन है उसका OH पहले वाला जो हमारा ये वाला जो यूनिट है उसके OH के साथ लिंकेज कर रहा है। देखिए यहाँ जो OH था उसके साथ जो है इसका OH क्या करने वाला है, लिंकेज करने वाला है, तो हम उसको लिंकेज को बना लेते हैं, ठीक है। इसका ऊपर OH था और इसका नीचे था, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिंकेज बना लेंगे। ये बीटा 1,4 लिंकेज हो गई, ठीक है। बीटा 1,4 कैसी हुई है, क्योंकि इसके पहले नंबर के कार्बन का OH और इसके चौथे नंबर का कार्बन का OH लिंकेज कर रहा है, इसलिए बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद यहां लिख देते हैं CH2OH और बाकी सब जगह क्या लगा देंगे हम, H H H H और H, ठीक है। इसी तरह से यहां भी स्ट्रक्चर हम वही बना लेंगे, यहां हम वही बनाएंगे पायरानोज स्ट्रक्चर, ठीक है। अब OH वही होने वाले हैं, ऊपर नीचे होने वाले हैं, ठीक है। तो ये O जो है अभी किसी न किसी के साथ बंदिश करने वाला है, तो मैं उसको नहीं लिखूंगा, उसको कंटिन्यू कर देता हूं, ठीक है। अब नीचे होता है फिर OH, फिर कहां होता है, ऊपर होता है और फिर नीचे होता है। अब ये जो इसका चौथे नंबर का कार्बन का OH है, ये वाले का और ये वाले का OH क्या कर लेगा, बॉन्डिंग बना लेगा, तो हम लिख लेंगे इस तरह की बॉन्डिंग बना लेंगे यहां, ठीक है। ये बॉन्डिंग यहां तैयार हो गई है और यहां क्या लिखते हैं हम, CH2OH और बाकी सब जगह क्या लगा देते हैं हम, H H H H और यहां भी H, ठीक है। इस तरह से ये जो है स्ट्रक्चर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसका। अच्छा एक बात आप याद रखेंगे, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है तो आप इसको इस तरह से भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि भैया जो है ये स्ट्रक्चर इस तरह से ये कंटिन्यू हो रहा है आगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया है आपका सेलुलोज का, ठीक है। तो इस सेलुलोज में जितने भी मोनोसैकेराइड यूनिट हैं वो सबके सब यूनिट कौन से हैं, बीटा डी प्लस ग्लूकोज के यूनिट हैं, ठीक है। और वो कौन सी लिंकेज के जरिए से जुड़े हुए हैं, ये सब के सब जो हैं वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए से जुड़े हुए हैं। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए से क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि मतलब क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि इसके पहले नंबर का कार्बन और इसके चौथे नंबर का कार्बन जो है वो मिलकर क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब देखिए जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। कौन सी शुगर होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, देखिए ये इसका एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है, जो अल्डिहाइड का है, ठीक है। इसी तरह से ये भी एनोमेरिक कार्बन है जो अल्डिहाइड का, इसी तरह से ये भी एनोमेरिक कार्बन है जो अल्डिहाइड का है, ठीक है। अब ये तमाम के तमाम अल्डिहाइड ग्रुप देखिए, जितने भी यहाँ अल्डिहाइड जो कार्बन है वो तमाम के तमाम कार्बन लिंकेज के अंदर पार्टिसिपेट हो चुके हैं, ठीक है। और लिंकेज के अंदर पार्टिसिपेट होने की वजह से वो टॉलरेंस रीजन वगैरह का रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये वाले जो पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं क्योंकि इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सबके सब फंक्शनल ग्रुप बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट हो जाते हैं। बोलो बात समझ में आई है, ठीक है। मैंने आपको यहां सेलुलोज की प्रॉपर्टी और उसके स्ट्रक्चर को बता दिया हूं। देखिए सेलुलोज की कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आप याद रख लें कि सेलुलोज के अंदर जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती हैं, सेलुलोज में जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती हैं ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होती हैं, जिसकी वजह से इसका हाइड्रोलिसिस करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। इसी के साथ साथ जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कोई ऐसा एंजाइम ही नहीं पाया जाता है जो सेलुलोज को तोड़ सके, जो सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस कर सकें। इसीलिए ह्यूमन जो होता है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है।
आप जो है घास फूस वगैरह खाकर आपका पेट नहीं भर सकते हैं, है ना, क्योंकि जो घास होती है, जो घास वगैरह, जो चारा वगैरह होता है वो सेलुलोज होता है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसका जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती हैं। तो जो घास फूस होती हैं, जो चारा वगैरह होता है वो प्योरली काय का बना होता है, ज्यादातर उसके अंदर कौन होता है, सेलुलोज होता है। तो आप जो है घास फूस का इस्तेमाल जो है करके आपका पेट नहीं भर सकते, आप उससे एनर्जी जो है नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे? क्योंकि सेलुलोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम लगता है, जो सेलुलेज एंजाइम लगता है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं है। लेकिन दूसरे जो एनिमल हो गए, जैसे बकरी हो गई, गाय हो गया, घोड़ा वगैरह हो गया, तो ये जो जानवर होते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में सेलुलेज नाम का एंजाइम होता है जो आसानी से सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस कर सकता है। इसीलिए वो जो एनिमल होते हैं वो एनिमल घास या जो चारा वगैरह होता है उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं और उससे वो एनर्जी को हासिल कर सकते हैं, है ना। वो उनका फूड के तौर पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये उसके इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है सेलुलोज की। देखिए, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वही जो सेलुलोज का होता है, और वो कौन सा होता है? C6H10O5। ठीक है, चूंकि ये पॉलीसेकेराइड है इसीलिए यहां हम लिखेंगे N। N किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो यूनिट इसके अंदर है वो बहुत ज्यादा तादाद में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ना कोई छोटे छोटे मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ होगा, और जिन छोटे छोटे मोनोसेकेराइड से मिलकर ये बना हुआ होता है वो होता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। जी हाँ, स्टार्च अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। जब बहुत सारे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार करते हैं उसे ही हम स्टार्च कहते हैं। देखिए, स्टार्च जो पॉलीसेकेराइड होता है, ये पॉलीसेकेराइड को एनिमल बॉडीज तैयार नहीं कर सकती है। इसे सिर्फ और सिर्फ जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही फोटोसिंथेसिस के अंदर इसको तैयार करते हैं और इसे एनर्जी के सोर्स के तौर पर स्टोर करके रखते हैं। लेकिन स्टार्च को एनिमल बॉडीज एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। जी हाँ, ह्यूमन बॉडी भी स्टार्च को एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़कर ग्लूकोज तैयार कर सकता है। और स्टार्च का जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सोर्स होता है वो होता है पोटैटो और कॉर्न। अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पोटैटो के अंदर स्टार्च पाया जाता है। इसी तरह से कॉर्न के अंदर और अनाज के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा मिकदार में स्टार्च मौजूद होता है। तो जब हम पोटैटो वगैरह खाते हैं या कॉर्न वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टार्च मिलता है और वो स्टार्च टूट जाता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर, और उसी के जरिए से जो है हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। चलिए अब ये देखते हैं कि स्टार्च का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। देखिए, स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, और वो दो कंपोनेंट होते हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च का जो मॉलिक्यूल होता है, स्टार्च का जो बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज स्ट्रक्चर होता है, उस अमाइलोज स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे वो तमाम के तमाम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए होते हैं। जी हाँ, जो अमाइलोज का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए होते हैं, और इनके दरमियान जो लिंकेज होती हैं वो होती है 1,4-ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो अमाइलोज स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी
ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, जितने भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं वो तमाम के तमाम स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए होते हैं और 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। देखिए, स्टार्च का तकरीबन 15 से 20% हिस्सा जो होता है वो अमाइलोज स्ट्रक्चर होता है, और ये वाला जो कंपोनेंट होता है, यानी जो अमाइलोज जो कंपोनेंट होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। इसका जब मैं रिएक्शन करवाता हूँ आयोडीन के साथ, तो वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। अगर आप अमाइलोज स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे तो तकरीबन 200 से लेकर 1000 यूनिट जो होते हैं, 200 से लेकर 1000 जो मोनोसेकेराइड होंगे वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के होंगे। मतलब तकरीबन 200 से लेकर 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर क्या करेंगे, अमाइलोज का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमाइलोज का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके बताएं तो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे, चलिए देखते हैं। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि अमाइलोज के अंदर सबके सब मॉलिक्यूल किसके होते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, और वो सबके सब मॉलिक्यूल 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बना लेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और वो तो आपको याद ही है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह से हम तैयार कर लेंगे पायरोनोज स्ट्रक्चर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का। ठीक है, इसमें जो OH होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, नीचे नीचे ऊपर नीचे। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में जितने भी हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, नीचे नीचे ऊपर नीचे होते हैं। तो चलिए बना लेते हैं इसको। तो पहले नंबर का कार्बन का OH, यानी इस नंबर के कार्बन का OH जो है वो कहाँ होगा, नीचे होगा, लेकिन ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है, इसलिए OH को मैं इस तरह से लिख लेता हूं। ठीक है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है। दूसरे नंबर का कार्बन का OH कहाँ होगा, नीचे होगा, फिर ये OH भी ऊपर होगा। अब ये वाला जो OH है, ये मतलब इस कार्बन का जो OH है वो OH बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं उसको किस तरह से लिख लूंगा, इस तरह से उस O को भी मैं बना लूंगा। अब यहां क्या लिख लेंगे हम, CH2OH को लिख लेंगे, और बाकी सब जगह क्या लगा देंगे, H H H H और H लगा लेंगे। अब नेक्स्ट हम वही अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के अंदर इसमें भी आप वही सेम पायरोनोज स्ट्रक्चर बना लोगे। इसमें हम क्या करेंगे, OH लिखेंगे। OH कहाँ कहाँ होता है, नीचे। पहले नंबर का कार्बन का OH बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो हम इसे इस तरह से लिख लेंगे। फिर OH कहाँ होता है, नीचे होता है, और फिर कहाँ होता है, ऊपर होता है, फिर नीचे होता है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है। फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ, CH2OH लिख लेंगे। ठीक है, बाकी सब जगह क्या लगा लेंगे, H H H H और H लिख लेंगे। फिर सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को रिपीट करेंगे, और एक बार और हम क्या करेंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आसान है हमें अमाइलोज का स्ट्रक्चर तैयार करना। यहाँ भी OH कहाँ होगा, पहले नंबर के कार्बन का OH नीचे होता है, तो मैं उसे, अब ये जो OH है वो क्या करने वाला है, आगे बॉन्डिंग बनाने वाला है, तो मैं उसे इस तरह से आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। फिर बाकी OH कहाँ होगा, नीचे ऊपर नीचे, और नीचे वाले ने तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख लूँगा CH2OH। फिर उसके बाद हम क्या लगा लेंगे, H H H H और H। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है अमाइलोज का। ठीक है, इस अमाइलोज के अंदर अगर आप देखोगे तो कौन कौन से जो है कार्बन ने हिस्सा लिया, इसके पहले नंबर के कार्बन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, इसके चौथे नंबर के कार्बन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ जो बॉन्डिंग तैयार होती है, यहाँ जो लिंकेज तैयार होती हैं, ये लिंकेज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो बोलिए, समझ में आ गया स्ट्रक्चर आपको? अब इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए होगे, मैंने इस उम्मीद के साथ ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है कि आपने भी आपकी नोट्स के अंदर इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया होगा। ठीक है, अगर आपने ड्रॉ नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को रिपीट आप कर लें और उसको एक बार आप आपकी नोट्स के अंदर ज़रूर बना लें।
ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये होता है अमाइलोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है। स्टार्च का जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है अमाइलोपेक्टिन, और ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये होता है ब्रांच्ड के फॉर्म में। कैसा होता है ये? ब्रांच्ड के फॉर्म में होता है, और ये स्टार्च का तकरीबन 80 से लेके 85% हिस्सा होता है। मतलब सबसे ज्यादा स्टार्च का जो कंपोनेंट होता है वो ब्रांच्ड होता है, जो अमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में पाया जाता है। इसमें अगर आप देखोगे तो जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ही होंगे। ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो लिंकेज होती है वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। जहां अगर आप इस स्ट्रेच चेन के अंदर देखोगे तो यहाँ जो लिंकेज है ये लिंकेज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, लेकिन जहां ब्रांच तैयार होती है अमाइलोपेक्टिन में, जहां ब्रांच तैयार होती है वहां 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। कौन सी लिंकेज होती है? 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो अमाइलोपेक्टिन में दो तरह की लिंकेजेस होती हैं। एक लिंकेज होती है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो स्टेशन में पाई जाएगी, और जहां ब्रांच तैयार होगी वहां 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाएगी। ये अमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर जो होता है ये वाटर इंसॉल्युबल होता है। ये जो कंपोनेंट स्टार्च का होता है ये वाटर इंसॉल्युबल होता है, और इस कंपोनेंट का जब मैं आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो वो ब्लू वायलेट कलर मुझे प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करें तो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे, तो चलिए देखते हैं कि आप इसके स्ट्रक्चर को किस तरह से ड्रॉ करोगे। मैं जिस तरह से उसके स्ट्रक्चर को लिख रहा हूं आप भी आपकी नोट्स के अंदर उसी तरह से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, चूंकि सबके सब इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है सबके सब कौन से हैं? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ही है। तो हम सबसे पहले अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, उसका पायरोनोज स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। तो ये हो गया। ठीक है, तो इसमें यहाँ हम OH लगाने वाले हैं, तो OH हम बना लेंगे। पहले नंबर का कार्बन का OH जो है, ये वाला जो OH है इसका OH जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, तो मैं उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, दूसरे नंबर का कार्बन OH कहाँ होता है? नीचे होता है, इसका ऊपर होता है, और ये वाला जो OH है चौथे नंबर का कार्बन का वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है। फिर नेक्स्ट हम लिख लेते हैं यहां CH2OH। ठीक है, बाकी सब जगह क्या लगा देते हैं? H H H H और H। फिर एक बार और हम ड्रॉ करेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फिर वही उसी तरह से आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। इसमें भी OH कहाँ होगा? नीचे नीचे ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर जो नीचे था उसने तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर लिया है। फिर यहां क्या लिख देते हैं हम? CH2OH। लेकिन ये जो OH है, छठे नंबर का जो OH है, छठे नंबर के कार्बन का जो OH है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये क्या करता है? 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ तैयार होती है। तो ये छठे नंबर का जो कार्बन का OH है, ये वाला OH क्या करने वाला है? ये आगे भी इसी तरह से बॉन्डिंग करने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब ये तो लिख लिया हमने CH2OH, बाकी सब जगह हम क्या लगा देते हैं? H H H H और H। ठीक है, यहां हम एक बार और जो है आगे स्ट्रक्चर तैयार करने वाले हैं, वो हम अभी थोड़ी देर से देखेंगे। एक बार और स्ट्रक्चर को हम इधर हम एक बार और स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं, सेम वही स्ट्रक्चर। चलिए ड्रॉ करिए मेरे साथ। तो एक बार और स्ट्रक्चर हम यहाँ तैयार कर लेते हैं इसका। ये भी वही होगा आपका, कौन? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ही होगा। इसका भी OH कहाँ होगा? नीचे। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू कर देंगे हम उसे। फिर कहाँ होता है? नीचे, फिर ऊपर, और ये वाला जो OH है वो तो नीचे लिखा हुआ ही है। ठीक है, फिर हम यहाँ क्या लिख लेंगे? CH2OH। बाकी सब जगह हम क्या लगा देते हैं? H H H H और H। ठीक है,
तो एक हमने तो ये चेन बना लिया है, अब हम क्या करने वाले हैं, ब्रांच्ड बनाने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या है यहाँ ब्रांच्ड बनाने वाले हैं। तो ब्रांच के लिए मैंने कहा कि यहाँ छठे नंबर का कार्बन और फिर नेक्स्ट का यहाँ क्या होगा, पहले नंबर का कार्बन। तो यहाँ एक बार बना लेते हैं फिर वही स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बार और जो है आप यहाँ क्या करोगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर यहाँ एक बार और ड्रॉ करोगे। ये भी कौन है, वही अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ OH कहाँ कहाँ होता है, नीचे पहले नंबर का कार्बन, ये जो पहले नंबर का कार्बन है उसका OH नीचे होता है, इसका OH नीचे होता है। तो हम लिख लेंगे नीचे, नीचे, ऊपर, और जो नीचे रहेगा उस वो बॉन्डिंग बनाएगा आगे भी, तो मैं उसको इस तरह से लिख लेता हूँ। फिर हम क्या लिखते हैं, CH2OH। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ H, फिर यहाँ क्या लिखेंगे H, H, H और H बना लिया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इसको एक बार और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूं। वही अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ही है ये भी। तो यहां भी OH कहां कहां हो गए, नीचे नीचे, ऊपर और नीचे। नीचे को एक बार और कंटिन्यू, क्योंकि ये लंबी जंजीर होगी, पॉलीसेकेराइड है, बहुत ज्यादा तादाद में होगा, तो मैं इसे एक बार और यहाँ O को कंटिन्यू कर देता हूं। ठीक है, फिर यहाँ क्या लगा देते हैं हम CH2OH, और बाकी सब जगह क्या लिख देते हैं H, 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 H और H। इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है अमाइलोपेक्टिन का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आ गया होगा। बहुत आसान है, सबके सब अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आप स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे तो यहां जो लिंकेज होती है ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। क्यों? क्योंकि इसके पहले नंबर का कार्बन और इसके चौथे नंबर का कार्बन ने क्या किया है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन किया है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तैयार होती है। लेकिन यहां जहां ब्रांच तैयार होती है अगर आप देखोगे तो यहाँ 1,6 इसका पहले नंबर का कार्बन और इसके छठे नंबर का कार्बन, तो यहाँ जो लिंकेज तैयार हुई है ये लिंकेज 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। तो हमने ये देख लिया है कि जो स्टार्च होता है वो दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। एक कंपोनेंट को हम कहते हैं अमाइलोज जो स्टेज चेन में होता है, और एक कंपोनेंट होता है इसका अमाइलोपेक्टिन जो ब्रांच के फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, चलिए अब पॉलीसेकेराइड की नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, यानी ग्लाइकोजन को देखते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेकेराइड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही होगा, क्या होगा, C6H10O5। ठीक है, देखिए ग्लाइकोजन जो होता है ये इसका स्ट्रक्चर सेम अमाइलोपेक्टिन के जैसा ही होता है। अमाइलोपेक्टिन में जिस तरह से ब्रांच पाई जाती हैं उसी तरह से इसके अंदर भी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा ब्रांचेस इसके अंदर मौजूद होगी। ग्लाइकोजन में बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होता है। ग्लाइकोजन ये स्ट्रक्चर सेम अमाइलोपेक्टिन के जैसा ही होता है। देखिए क्या होता है, जब हम स्टार्च को एनर्जी के सोर्स के तौर पर खाते हैं तो जितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमें लगते हैं एनर्जी के तौर पर वो तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हमने इस्तेमाल नहीं किया है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में जो लीवर होता है उस लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। रिपीट कर रहा हूं बात को। देखिए जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का हमने इस्तेमाल नहीं किया है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर होता है उसमें वो जाकर स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, और ये जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ जूम कर कर बताता हूँ, ये स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है यही स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का, जो बहुत ज़्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, अब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सबके सब कौन होते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ही होते हैं। ठीक है, और जो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है मतलब जहां ब्रांच निकली हुई होती है वहां 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती हैं, और जहां स्टेज चेन में पाया जाएगा ग्लूकोज वहां 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई
जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ग्लाइकोजन भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स की नेक्स्ट एग्जांपल, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शुरू करने वाले हैं प्रोटीन को। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर को भी देखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।